अच्छा, अभी हम ये एग्जांपल आपके सामने ओपन थी, मैं डिस्कस कर रहा था सिंपल प्रोसीजर कॉल के कैसे इंस्ट्रक्शन पॉइंट रजिस्टर जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस उसके पास होता है। जैसे सीक्वेंस में कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं और कैसे अगर फंक्शन कॉल आ जाए तो कैसे जहां पर कंट्रोल वापस आना है उसका एड्रेस जो है वो स्टैक में चला जाता है, और जहां फंक्शन आपने कॉल किया उसका एड्रेस जो है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में आ जाता है। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया। फिर जब रिटर्न की इंस्ट्रक्शन चलेगी तो कैसे जो स्टैक से जो इंस्ट्रक्शन जो एड्रेस था कॉल के बाद के अगला कॉल की इंस्ट्रक्शन के बाद अगला जो एड्रेस है वो कैसे आईपी एड्रेस में आईपी रजिस्टर वापस आ जाएगा, और कैसे जो है वो रिटर्न के बाद हम वहां से कोड की एग्जीक्यूशन दोबारा स्टार्ट करेंगे जहां से कॉलिंग फंक्शन ने फंक्शन कॉल किया था उससे अगली लाइन से। ठीक है, ये एक प्रोसीजर के लिए। अगर नेस्टेड प्रोसीजर कॉल हो तो ये स्टैक कैसे उसमें यूजफुल है, वो अपनी फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली प्रॉपर्टी की वजह से। वो कैसे है, लेट्स से मेन का प्रोसीजर है, इसको देखें। ये मेन का प्रोसीजर है, ये कॉल होगा, इसके बाद इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होंगी हत्ता के कॉल ऑफ सब रूटीन वन जो है ये इंस्ट्रक्शन चलेगी। ये क्या करेगी, जो नेक्स्ट पॉइंट इंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट, जहां पर में इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जहां कंट्रोल आना चाहिए। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पर इंस्ट्रक्शन चलने के बाद आपका कंट्रोल वापस आना चाहिए। रिटर्न टू मेन, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर फंक्शन कॉल होगी सब रूटीन वन, और उसके बाद आपका कोड जो है वो सब रूटीन वन से जब वापस आए तो यहाँ पर वापस आए। ठीक है, जब सब रूटीन टू रिटर्न की इंस्ट्रक्शन करें। ठीक है, अब जब मैंने सब रूटीन वन को कॉल किया तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में क्या चला गया, सब रूटीन टू का स्टार्टिंग एड्रेस चला गया। सब रूटीन वन का स्टार्टिंग एड्रेस इसमें चला गया, और मेन में क्या आ गया, और स्टैक में क्या क्या पुश हो गया। स्टैक में पुश का ऑपरेशन जो है उसने क्या किया, पुश का ऑपरेशन है उसने स्टैक में क्या किया है, रिटर्न टू मेन जो है, जहां पर इस सब रूटीन वन जब रिटर्न की इंस्ट्रक्शन कॉल करेगी तो हमें मेन में जहां वापस आना है उसका एड्रेस जो है वो स्टैक में चला गया। ठीक है, अब सब रूटीन वन के अंदर देखें वन बाय वन सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहेंगी हत्ता कि सब रूटीन टू की फंक्शन कॉल आ जाएगी। तो क्या होगा, स्टार्ट ऑफ सब रूटीन टू जो है रूटीन टू का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो आईपी एड्रेस रजिस्टर में आ गया, और टैग में एक और वैल्यू पुश होगी। टैग में एक बार फिर आईपी एड्रेस से वैल्यू पुश होगी। कौन सी वैल्यू पुश होगी, जहां पर मुझे वापस आना है सब रूटीन टू की एग्जीक्यूशन के बाद जो कॉलिंग फंक्शन है सब रूटीन वन, वहां पर जहां मुझे वापस आना है। तो स्टैक पर एक दूसरी वैल्यू पुश हो जाएगी। रिटर्न टू सब रूटीन वन, सब रूटीन वन में जहां मुझे वापस आना है उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो पुश हो जाएगा स्टैक में। स्टैक का जो टॉप है वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में उसका टॉप ऑफ द स्टैक पड़ा होता है। ठीक है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो है वो टॉप ऑफ स्टैक को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि स्टैक
स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है, ठीक है। ये पहले जो है यहाँ पर पॉइंट कर रहा था, अब ये 1 ऐड होगा, ये इससे अगले एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह आप अब चूंकि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में क्या पड़ा हुआ, सब रूटीन 2 का स्टार्टिंग एड्रेस है, तो सब रूटीन 2 का स्टार्टिंग एड्रेस वो एग्जीक्यूट होगा, उससे अगली इंस्ट्रक्शन, उससे अगली इंस्ट्रक्शन, ये एग्जीक्यूट होते रहेंगे हत्ता के सब रूटीन 3 की फंक्शन कॉल आ जाएगी। जब सब रूटीन 3 की फंक्शन कॉल आएगी तो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में क्या आ जाएगा, स्टार्ट ऑफ सब रूटीन 3। ठीक है, इसमें और स्टैक में क्या पुश होगा, स्टैक में पुश होगा जो फंक्शन जहां पर हमें सब रूटीन 2 में वापस आना है। सब रूटीन 2 में हमें कहाँ वापस आना है, सब कॉल टू सब रूटीन 3 के बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर मुझे वापस आना है। सब रूटीन 3 के बाद की रूटीन के बाद जो अगली रिटर्न की इंस्ट्रक्शन है यहाँ मुझे वापस आना है। तो स्टैक में क्या पुश होगा, रिटर्न टू सब रूटीन, सब रूटीन 2 में जहां मुझे वापस आना है वो टॉप ऑफ द स्टैक में पुश हो जाएगा। टॉप ऑफ द स्टैक जो कहाँ पॉइंट करेगा, वो अब अगले एड्रेस की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक हो गया। स्टैक पॉइंट टॉप ऑफ द स्टैक में 1 ऐड हुआ और उसमें सब रूटीन 2 पे जहां मुझे वापस आना है उसका एड्रेस आ गया। अब चूंकि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में स्टार्ट ऑफ सब रूटीन 3 है, तो सब रूटीन 3 जो है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके अंदर जितनी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट होंगी हत्ता के रिटर्न की इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। रिटर्न की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से जो स्टैक में से जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो वैल्यू उठाएगी और उसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पे पेस्ट कर देगी। कॉल ने क्या किया था, कॉल की इंस्ट्रक्शन से अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो स्टैक पे पुश कर दिया था, और रिटर्न की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, वो पुश की बजाय पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। तो क्या करेगी, टॉप ऑफ द स्टैक से वैल्यू को पॉप करेगी, ठीक है। पॉप का ऑपरेशन होगा, टॉप ऑफ द स्टैक पे जो भी वैल्यू मौजूद है वो कहाँ पर आ जाएगी, वो आ जाएगी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन अब यहाँ पर क्या वैल्यू मौजूद है, रिटर्न टू सब रूटीन 2। सब रूटीन 2 यहाँ से पॉप होगा और कहाँ पर आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अब ये रिटर्न टू सब रूटीन 2 का एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में आ गया, इसका मतलब है रिटर्न की इंस्ट्रक्शन चलने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। सब रूटीन 2 में जहां पर सब रूटीन 2 में जहां पर सब रूटीन 2 सब रूटीन 3 को कॉल किया गया था, उससे सब रूटीन 3 की फंक्शन कॉल से अगले एड्रेस पे आ जाएगी। अब यहाँ अगेन रिटर्न की इंस्ट्रक्शन है, ये दोबारा पॉप करेगी। पॉप क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक में जब भी पॉप होता है तो टॉप ऑफ द स्टैक में -1 होता है। तो पिछले पॉप में जब -1 हुआ था तो टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो पॉइंट कर रहा था रिटर्न टू सब रूटीन 1 को। अब पॉप की इंस्ट्रक्शन चलेगी, वो रिटर्न टू सब रूटीन 1 को पॉप करेगा। रिटर्न टू सब रूटीन 1 पॉप होगा और उसकी और वो किधर आ जाएगा, रिटर्न टू सब रूटीन 1 जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में आ जाएगा। रिटर्न टू सब रूटीन 1 इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में आएगा, तो अब हम कहाँ जाएंगे, सब रूटीन 1 के अंदर चले जाएंगे। सब रूटीन 1 के अंदर कहाँ जाएंगे, जहाँ सब रूटीन 2 कॉल की गई थी उससे अगले एड्रेस में, क्योंकि यही एड्रेस स्टैक में पॉप हुआ था। तो रिटर्न टू सब रूटीन 1 में हम आएंगे, तो अब सब रूटीन 1 का कॉल चले कोड चलेगा। यहाँ पर रिटर्न की इंस्ट्रक्शन है अगेन
तो रिटर्न की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, वो टॉप ऑफ द स्टैक से वैल्यू को पुश करेगी। टॉप ऑफ द स्टैक में लिखा हुआ है रिटर्न टू मेन, तो यहाँ से ये रिटर्न टू मेन जो है इसको मैं पॉप करूंगा और इसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर में ले आऊंगा। अब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर में रिटर्न टू मेन है, तो इसका मतलब है ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद अब क्या होगा, हम सब रूटीन, अब मेन फंक्शन में वापस चले जाएंगे जहां फंक्शन कॉल की गई थी सब रूटीन में, उससे अगली इंस्ट्रक्शन जो है जो भी है वो एग्जीक्यूट होगी जब तक कि अब मेन का कोड है वो चलेगा। ठीक है, तो जब भी कोई फंक्शन कॉल आएगी, जब भी फंक्शन कॉल आएगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो कुछ होगा स्टैक पे। और जब भी रिटर्न की स्टेटमेंट आएगी तो जब भी रिटर्न की इंस्ट्रक्शन कैरी करेंगे तो क्या होगा, जो जहां पर फंक्शन कॉल की गई थी उससे अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो वहां पर उसका एड्रेस जो है वो पॉप हो जाएगा इनटू द इंस्ट्रक्शन पॉइंट। ठीक है, इसे आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, सारी एग्जांपल को बुक में भी मौजूद है। ठीक है, बुक में ये सारी एग्जांपल मौजूद है, एक बार इसे आप हाथ से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पहले मेन से हमने सब रूटीन 1 को कॉल किया तो उसका रिटर्निंग एड्रेस मेन में आ गया। फिर सब रूटीन 1 से सब रूटीन 2 को कॉल किया तो सब रूटीन 1 का रिटर्निंग एड्रेस स्टैक में आ गया। फिर सब रूटीन 1 के अंदर से सब रूटीन 2 को कॉल किया गया, सब रूटीन 2 से सब रूटीन 3 को कॉल किया गया तो उसका रिटर्निंग एड्रेस सब रूटीन 2 में आ गया। फिर इसी तरह जब सब रूटीन 3 के अंदर रिटर्न की स्टेटमेंट आई तो रिटर्न टू सब रूटीन 2 जो स्टैक में से निकल गया और रिटर्न टू सब रूटीन 1 टॉप ऑफ द स्टैक उसको पॉइंट कर रहा था। जब सब रूटीन 2 के अंदर रिटर्न की इंस्ट्रक्शन आई तो रिटर्न टू सब रूटीन 1 जो है वो वहां पर हम चले गए, और जब सब रूटीन 1 के अंदर रिटर्न की इंस्ट्रक्शन आई तो रिटर्न टू मेन जो है वो पॉप हो गया। ठीक है, ऐसे स्टैक हर कॉल की इंस्ट्रक्शन के साथ स्टैक में वैल्यू पुश होती रही और हर हर रिटर्न की इंस्ट्रक्शन के साथ स्टैक से वैल्यू एक पॉप होती रही। ठीक हो गया, तो इस तरह से कॉल और रिटर्न की इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टैक की मदद से ये इस चीज को मैनेज करेगा कि जिस फंक्शन ने कॉल किया है वो जिस फंक्शन को कॉल किया गया है कॉल्ड फंक्शन जो है उसकी एग्जीक्यूशन हम कंट्रोल जो है मेन से लेके जिस फंक्शन को कॉल किया उसको दे दे, और जब रिटर्न की स्टेटमेंट आए तो जिस फंक्शन को कॉल किया गया वहां से कंट्रोल वापस ले जाएं जहां से वो फंक्शन को कॉल की गई। ठीक है, तो इस तरह से इसमें स्टैक का कंसेप्ट आ जाता है, पुश और पॉप का कंसेप्ट आ जाता है। पासिंग रजिस्टर आर्गुमेंट्स टू प्रोसीजर, अगर हमने प्रोसीजर को कॉल करना है तो उसे आर्गुमेंट्स कैसे पास करेंगे। सी प्लस प्लस में हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, और उसको 2-3 आर्गुमेंट्स दे देते हैं, ए बी। आगे इस फंक्शन की डेफिनेशन होती है। लेट इसमें सम कर देता हूँ मैं। ठीक है, बेसिकली इस फंक्शन को अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या करता है, माई फंक्शन है, क्या किया, इसको 3 वैल्यूज मैंने इनपुट के तौर पे दी, और इन तीनों का सम इसने मुझे आउटपुट के तौर पे दिया। ठीक है, इनपुट में मैंने दिया इसको 3 वैल्यूज दी हैं, ए
तीन वैल्यूज ए बी सी मैंने एज ए इनपुट आर्गुमेंट दे दी है और जो सम है वो मुझे एज ए आउटपुट मिल गया। ठीक है, ये इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी। यहाँ पर देखें तो इम्यूलेटर में मैंने काम किया, मैं क्या कर रहा हूँ, सम ऑफ का एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। फिर ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसको कोई आर्गुमेंट्स मैं नहीं दे रहा। और ये जैसे मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर तीन फंक्शन सी में दिए, वैसे हम प्योर असेंबली लैंग्वेज में दे भी नहीं सकते। तो अब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ मैंने क्या किया, फंक्शन को आर्गुमेंट्स कोई भी पास किया, उसको फंक्शन के अंदर ही तीन वैल्यूज दी हुई है और वो तीनों को ऐड कर रहा है और उसका उन तीनों का सम जो है वो फिर AX रजिस्टर में मौजूद है। ठीक है, अब यही काम अगर मैं करना चाह रहा हूँ असेंबली लैंग्वेज में, यही लॉजिक है। मैं ब्रैकेट्स में तो आर्गुमेंट्स पास नहीं कर सकता, इसका सिंटैक्स नहीं है मेरे को सपोर्ट कर रहा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम ऑफ का फंक्शन, ठीक हो गया। और अब मैं इसे ए बी सी तीन वेरिएबल जो इस तरीके से जो है वो पास नहीं कर सकता। अगर मैं ये तीन वैल्यूज रजिस्टर्स में पास करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो कैसे करूंगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि तीन वैल्यूज हैं वो AX BX और फिर CX, ये तीन वैल्यूज मैं इसको एज ए आर्गुमेंट दे दूं और ये मुझे इन तीनों का सम जो है वो AX में रिटर्न कर दे। अब ये देखें, ये तीन आर्गुमेंट्स हैं और ये इनका रिजल्ट है। मैं ये लॉजिक असेंबली में लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूं, मैं ये तीन वैल्यूज जो मैंने फंक्शन के अंदर लिखी हैं ये मैं यहाँ से निकाल दूं और ये मैं फंक्शन कॉल से पहले यहाँ पर रख दूं। अब ये जो पहली वैल्यू है ये पहला आर्गुमेंट है, ठीक है, उसके बाद दूसरी वैल्यू है, उसके बाद तीसरी वैल्यू है। ये तीन रजिस्टर जो है ये तीन आर्गुमेंट्स के तौर पे एक्ट करेंगे। क्यों एक्ट करेंगे, क्योंकि रजिस्टर जैसे आप देखें ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, रजिस्टर जो है वो बेसिकली हार्डवेयर कंपोनेंट, तो हर इंस्ट्रक्शन को हर फंक्शन को वो विजिबल है। तो चूंकि मैं ब्रैकेट्स में वो पास नहीं कर सकता अपने आर्गुमेंट्स, तो मैं इस तरह रजिस्टर्स की शेप में तीन वैल्यूज भेजूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन तीनों का सम जो है वो मेन के अंदर जो है वो फिर मैं इन तीनों के AX की वैल्यू के जरिए मैं जो है वो इन तीनों के सम को विजिट देख सकूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं आर्गुमेंट्स पास कर सकता हूँ असेंबली लैंग्वेज में। बाद है अगली एग्जांपल है, आप एक इंटीजर एरे का सम फाइंड करें। अब मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ एरे सम के नाम से, तो क्या करें उसके अंदर ये लूप, ठीक है, ये चीज हम कर चुके हैं पहले, एरे सम का प्रोसीजर और उसके अंदर ये लूप। ये क्या करेगा, ये एक्सटेंडेड अकामुलेटर रजिस्टर में इस एरे का सम फाइंड करेगा। चूंकि इसकी टाइप डबल वर्ड है, ठीक है, मैंने डबल वर्ड टाइप रखी है अपने डाटा की, तो मैं हर दफा इंडेक्स रजिस्टर में चार चार का इंक्रीमेंट करूंगा। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं कि ये कैसे लूप जो है ये एक एरे का सम फाइंड करके उसे अकामुलेटर रजिस्टर में उसका सम स्टोर करता है। ठीक है, ये एरे सम का प्रोसीजर है। इसके अंदर में
ये एरे सम का प्रोसीजर है। ठीक हो गया। इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर ये लूप लगाना है। ये लूप मैंने इसके अंदर इंप्लीमेंट किया हुआ है। ये क्या करता है, ये लूप क्या कर रहा है, ये एक्सटेंडेड अकामुलेटर जो है उसको को बताता है कि कौन से इंडेक्स की, एक्सटेंडेड अकामुलेटर में इंडेक्स जो अरे जिस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है उसको ऐड करता जाता है, फिर अरे के अगले एड्रेस पे ले जाता है, और इसी तरह ये लूप करता है। ठीक है, ये चीज हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। लूप से पहले क्या है, हमने अकामुलेटर रजिस्टर जो है उसको जीरो कर दिया। ये बेसिकली सम अपने अंदर स्टोर करता है। ये चीज हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब उससे पहले हमने क्या किया था, मैंने ESI रजिस्टर को, मैंने पहले एक कोड किया था, तो ESI रजिस्टर में मैंने ऑफसेट एड्रेस जो है वो एरे का यूज किया था। और इसी तरह मैंने ECX रजिस्टर में लिख दिया था कि इसमें लेंथ ऑफ एरे मूव। लेकिन अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं मेन से फंक्शन कॉल करना चाह रहा हूँ। मेन से मैं एक फंक्शन कॉल करना चाह रहा हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेन से मैं जो इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस है, इस एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो मैं मेन से उसे दे दूँ। ठीक है, ये मेन के अंदर देखें, ये जो इंस्ट्रक्शंस है, मैं इस तरह से मेन में अरे का ऑफसेट एड्रेस और उसकी लेंथ दे दूं और फिर मैं फंक्शन कॉल करूं। इसका मकसद क्या होगा, मेन से मैं किसी भी फंक्शन, किसी भी अरे को जो है वो इस फंक्शन के लिए कॉल कर सकूं। क्योंकि अगर मैं ये फंक्शन नहीं बनाता तो फिर स्पेसिफिक अरे के लिए ये मुझे अरे का सम देगा। मुझे जेनेरिक चाहिए मेन से, तो मैं क्या करूंगा, मेन से उस अरे का ऑफसेट एड्रेस और उसका लेंथ भेज दूंगा। ठीक है, फिर मैं अरे चेंज भी कर सकता हूँ, मल्टीपल अरेज के लिए फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने ये जो कोड है ये मेन में मैं लाकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया, और इसे अरे से जो है मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक हो गया। अब ये जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज हैं, इंडेक्स रजिस्टर की, काउंट रजिस्टर की, ये ऑलरेडी मैंने सेट की हुई है, और ये मुझे फंक्शन के अंदर सिर्फ ये काम करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और जब और मेरे पास जो इसका सम है वो EX रजिस्टर में मौजूद है, तो मैं EAX में जो वैल्यू मौजूद है, लेट से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ दी सम, वो मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, वो EAX में वो वैल्यू मैं यूज कर लूंगा। ठीक हो गया। फंक्शन कॉल से पहले मैंने एरे का स्टार्टिंग एड्रेस और उसके लेंथ दे दी एरे को, और फंक्शन कॉल के बाद जो ई अकोमोलेटर में जो वैल्यू मौजूद है एरे का सम, वो मैंने यहाँ यूज कर लिया। ठीक हो गया। तो इस तरह से मैं फंक्शन से ये जो है वैल्यूज कॉल कर सकता हूँ और उन्हें यूज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला अभी भी रह जाएगा कि अगर मैं फंक्शन अरे सम की फंक्शन कॉल के बाद एरे सम की फंक्शन कॉल के बाद मैं एक और एरे, इसी तरह का एक और फंक्शन है कॉल
अरे मैक्स, वो इसी तरह की लॉजिक से अरे का मैक्सिमम फाइंड करता है। फिर उसके बाद मैं एक और फंक्शन कॉल करता हूँ, ऑल अरे मिन, वो अरे का मिनिमम मुझे जो है रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, मैं जब अरे सम का फंक्शन कॉल करूंगा, जब मैं अरे सम का फंक्शन कॉल करूंगा तो देखिए उस इस फंक्शन कॉल से पहले मैंने क्या किया था, इंडेक्स रजिस्टर और काउंट रजिस्टर को इनिशियलाइज किया था। फिर इस इंडेक्स और काउंट रजिस्टर के लिए ये कोड चला था और मुझे AX रजिस्टर में वो वैल्यू मिल गई थी, आंसर जो है मुझे एक्सटेंडेड कम्युलेटर रजिस्टर में मिल गया था। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसके बाद अरे मैक्स का फंक्शन कॉल करूँ। अब या तो ये मैं दोबारा से इंडेक्स रजिस्टर और काउंट की वैल्यू दूं, फिर अरे मैक्स का फंक्शन कॉल करूँ, फिर मैं उसके बाद अरे मिनिमम का फंक्शन कॉल करना है तो मैं इंडेक्स और काउंट की वैल्यूज दोबारा से इनिशियलाइज करूँ, फिर फंक्शन कॉल करूँ। एक बात तो ये हो जाएगी। इस चीज को अगर मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं पुश एंड पॉप की इंस्ट्रक्शन यूज कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ पुश, यस भाई, और पुश ये जो फंक्शन की एक्चुअल लॉजिक है, इससे पहले मैंने पुश, ये फंक्शन की एक्चुअल लॉजिक है, इससे पहले मैंने पुश की इंस्ट्रक्शन लगा दी है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं पॉप की इंस्ट्रक्शन लगा दूंगा। पॉप जो है पुश से उल्टे ऑर्डर में होगा, पहले मैं ECX को पॉप करूंगा और फिर मैं ESI को पॉप करूंगा। क्यों? क्योंकि स्टैक में जो वैल्यू पहले पुश होती है वो उसकी वो उसे हम बाद में पॉप करते हैं। ठीक है, पुश एंड पॉप का ऑर्डर जो है वो उल्ट होता है वैल्यूज में। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब मैंने अरे सम का फंक्शन कॉल किया तो पुश ऑफ ESI ने क्या किया, जो अरे का स्टार्टिंग एड्रेस था वो स्टैक के टॉप पे पुश कर दिया, और पुश ऑफ ECX ने क्या किया, अरे का जो लेंथ थी वो टॉप ऑफ द स्टैक में पुश कर दी। ये दोनों वैल्यूज जो है वो स्टैक में जाके पुश हो गई। लेट्स सी, ये स्टैक है, इसमें मैंने दो वैल्यूज पुश कर दी हैं। एक तो अरे का स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है, इसमें पहले अरे का स्टार्टिंग एड्रेस पुश हुआ है, एक तो इसमें अरे का स्टार्टिंग एड्रेस पुश हो गया और दूसरा इसमें अरे की लेंथ है, लेट्स से मैं अज्यूम करता हूँ 6 है अरे की लेंथ। ये जो दो वैल्यूज हैं ये अरे में पुश हो गई। अब ये जो पूरा कोड चलेगा तो देखिए हर दफा इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू चेंज होती जाएगी और हर दफा लूप की इंस्ट्रक्शन की वजह से काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये सारा कोड चलने के बाद ESI जो है वो अरे सम का जो लास्ट एड्रेस है, दैट से उसमें अगर 6 एलिमेंट्स है तो अरे सम प्लस 24, अरे सम प्लस 28 ब्लैट से चला जाएगा। ठीक है, अरे की जो भी विड्थ है उससे बाहर चला जाएगा और काउंट रजिस्टर जो है लूप चलने की वजह से वो जीरो हो जाएगा। तो अगर ये पॉप पॉप ऑफ ECI और पॉप ऑफ ESI और पॉप ESX अगर ये इंस्ट्रक्शन ना चले, तो जब मैं अरे मैक्स के लिए कॉल करूंगा तो वो ESI में अरे सम प्लस 28 या जो भी वैल्यू अरे से बाउंड के बाहर वहां से अरे को स्टार्ट करेगा अब मैक्सिमम फाइंड करना, और ECX तो वो जीरो चलेगा, उसमें लूप चलेगा ही नहीं। तो पॉप की इंस्ट्रक्शन चलाने का क्या फायदा हुआ,
ये जो पॉप की इंस्ट्रक्शन के चलाने से क्या होगा, जो ESI है, जो इंडेक्स रजिस्टर है, ये वापस अरे सम पे चला जाएगा और काउंट जो है वो वापस 6 पे चला जाएगा, जो भी लेंथ थी उस पे चला जाएगा। ठीक है, इंडेक्स जो है वो दोबारा और काउंट की जो भी वैल्यू, जितने भी अरे के मेंबर से लेट से 6 थे वो उस पर चले जाएंगे। ठीक है, तो पुश एंड पॉप यूज करने का फायदा हुआ कि मैंने मल्टीपल, एक तो यहाँ पर मैं ESI और ECX रजिस्टर को यूज कर रहा हूँ एज ए आर्गुमेंट, कैसे आर्गुमेंट, जो एरे के स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस देंगे, और फिर मल्टीपल टाइम्स इसी एरे को डिफरेंट फंक्शंस के कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, फंक्शन के अंदर इन दो आर्गुमेंट्स की वैल्यूज को पहले पुश और फिर पॉप करा लूंगा, ताकि ये रिटेन हो और फ्यूचर में भी यूज हो सके।